हेलो गाइज, धमाका बेच जो लॉन्च किया गया था यूपीपीसीएस 2023 के लिए, उसकी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ाएंगे हुमायूं। और क्लास स्टार्ट हो चुका था मध्यकालीन भारत यानी मिडाइवल हिस्ट्री। उसमें दिल्ली सल्तनत में क्लास चुका हूँ। अब चल रहा है मुगल वंश। और पिछले क्लास में मुगल वंश में बाबर पढ़ाया था मैंने, और मुगल वंश के बारे में पूरा बताया था कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे थे, संस्थापक कौन था। तो वही संस्थापक बाबर थे, उन्हीं के बारे में बताया था मैं। आज क्लास चलेगा उनकी बाबर के ज्येष्ठ पुत्र जो राजगद्दी प्राप्त करते हैं हुमायूं, उनकी क्लास चलेगी आज। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, बातें तो बहुत होती हैं। पहले आज है मेरा परिचय है, मैं प्रभात रंजन, यूनि एग्जाम पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। चलिए, बातें नहीं करेंगे, पहले आएंगे काम पे डायरेक्ट हम लोग। हुमायूं जो है बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था, और बाबर के 4 पुत्र हुए। हुमायूं ज्येष्ठ पुत्र, उसके बाद कामरान, उसका अस्करी, फिर हिंदाल। हुमायूं मरने के बाद ये बोला, हुमायूं नहीं, बाबर मरने के बाद ये बोला कि अपने भाइयों के साथ क्या अन्याय मत करना, राजगद्दी तुम्हें प्राप्त हो रही है तो इन्हें भी कुछ ना कुछ देना। और इसने क्या किया, सबको कुछ ना कुछ क्षेत्र दिया और अपने बचा हुआ क्षेत्र पे शासन करना शुरू किया। बता रहा हूं उसका। सबसे पहले हुमायूं के बारे में जान लें। हुमायूं जो के शासन काल जो है 30 से 40 तक शासन काल है। बीच में ये द्वितीय अफगान शासक शेरशाह से हार जाता है और शासन करते हैं शेरशाह इसमें। और ये शेरशाह से हारने के बाद ईरान भाग जाता है। फिर दोबारा जब लौटता है तो 1555 में, और इसके बाद ये शासन करता है 1 साल तक, 6 मंथ मान चले मैक्सिमम शासन कर पाया, 1555 से 56 तक। तो ये इनका टर्म जो रहा 2 बार में टर्म रहा, 30 से 40, 40 से 55 गैप रहा, और 55 से 56 तक। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ ये जान लें पहले हम लोग कि जन्म कहाँ हुआ था। जन्म जब हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जन्मस्थल कौन सा था, तो काबुल जन्मस्थल था, क्योंकि 1504 में बाबर काबुल जीतता है और काबुल इनके क्षेत्र में था। उसी समय इनकी जन्म होती है। इनका मूल नाम, सबका एक मूल नाम होता है, उपनाम होता है। मूल नाम में बचपन का नाम, उसके बाद कुछ नाम रख दिया जाता है स्कूलों में, तो वही मूल नाम पूछा जा रहा है। तो नसरुद्दीन मोहम्मद इनका मूल नाम था। और नसरुद्दीन मोहम्मद देख के कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत से शासकों का नाम महमूद, मोहम्मद, नसरुद्दीन जरूर मिल जाएंगे, और पढ़ाए हैं तो मिलाप जरूर है आप लोग को। इनका उपनाम था हुमायूं, यानी नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इनका नाम हो गया। माता कौन थी इनकी, महामम बेगम। महामम बेगम इनके माता थी। और पिता कौन थे, बाबर थे इनके पिता। बाबर के पुत्र थे, बाबर ही होंगे। इनको जो राजगद्दी प्राप्त हुई वो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को राजगद्दी प्राप्त हुई, और उस समय उनकी उम्र थी 23 वर्ष। ऐसा नहीं था कि इनको राजगद्दी प्राप्त करने से पहले अनुभव नहीं था। इसके पहले, राजाभिषेक होने से पहले, ये पानीपत के युद्ध और खानवा के युद्ध में बाबर के साथ क्या किए थे, युद्ध भूमि में नेतृत्व प्रदान भी किए थे सेनाओं का। और हमने पढ़ाया भी था पिछले क्लास में, तुलगमा पद्धति में जो दाएं भाग और बाएं भाग की सेना थे उसका नेतृत्व हुमायूं खुद कर रहा था। तो इनकी सैन्य क्षमता कमजोर नहीं थी, योग्य थे, तभी बाबर इनको शासक बनाया, और इन्हीं की योग्यता के आधार पर 23 वर्ष में शासक बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर के 4 पुत्र हुए, मैं बताया था पहले ही। और हुमायूं ज्येष्ठ पुत्र, जिनको राजगद्दी मिली, दिल्ली की राजगद्दी मिली इनको। कामरान जो पुत्र था, इनकी माता का नाम गुलरुख बेगम, यानी बाबर की एक और वाइफ गुलरुख बेगम जो है, इन्हीं शरीर से, यानी इनके शरीर से कमरान की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति मत कहिए, उत्पन्न हुआ, बच्चा उत्पन्न हुआ। और ये इनको क्षेत्र दिया हुमायूं, कांधार, काबुल, पंजाब और हिसार फिरोजा। कहा कि क्षेत्र पे शासन कीजिए, यहाँ से आपका शासन क्षेत्र होगा। मगर कमरान लगातार तंग किया अपने भाई हुमायूं को। अस्करी जो है, इनको क्षेत्र मिला संभल, मुरादाबाद, यूपी का संभल मुरादाबाद की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। और पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है मुरादाबाद। इनकी माता भी गुलरुख बेगम थी। हिंदाल में अलवर मिला क्षेत्र, और इनकी माता का नाम दिलदार बेगम। और अलवर वर्तमान में एनसीआर में शामिल है। और अलवर जो है, ये देखिएगा राजस्थान में अलवर है, जो हरियाणा से लगा हुआ है,
प्लस दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए इनसे शामिल कर लिया गया है। दिलदार बेगम, दिलदार बेगम। चलिए, अब है ये आक्रमण भी किए और आक्रमण के माध्यम से क्षेत्र विस्तार करते हैं। बिना आक्रमण किए तो भाई जो छोटे छोटे शासक थे वो प्रस्त नहीं हो सकते, और जब तक उनको परास्त नहीं करेंगे तब तक वो क्षेत्र विस्तार नहीं हो सकता है। तो शुरू किया आक्रमण करना, और पहला आक्रमण 1531 ईस्वी में कालिंजर या देवरा के खिलाफ किए थे। कालिंजर देवरा, उसमें कालिंजर को जो शासक था प्रतापरुद्रदेव, कौन था? प्रतापरुद्रदेव, उसको पराजित किए और उसने अधीनता स्वीकार कर ली हुमायूं की, और क्षेत्र शामिल हो गया हुमायूं के क्षेत्र में। 1532 में चुनार के दुर्ग, यानी मिर्जापुर वाला चुनार का दुर्ग बात मैं कर रहा हूं, चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया और दोहराए के युद्ध, कहीं दोहराए का युद्ध मिलता है, दोहराई का युद्ध मिलेगा कहीं कहीं, दोहरिया का युद्ध हुआ जो गोमती नदी किनारे पर स्थित है, और यहाँ दोहरा का युद्ध हुआ। और इस चुनार के दुर्ग और दोहराए के युद्ध में इन्होंने अफगानों से अब मुकाबला किया, और अफगानों से पहला मुकाबला हुआ। इसमें अफगानों को जो नेतृत्व प्रदान करा था मोहम्मद लोदी, नेतृत्व प्रदान करा था मोहम्मद लोदी, उसको पराजित किया। किसको? मोहम्मद लोदी को पराजित कर दिया। उसके बाद एक और युद्ध हुआ इनका अफगान से, वह चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो फेमस युद्ध है, 27 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ, क्योंकि शेरशाह जो अफगान था वो भी अपनी शक्ति विस्तार कर रहा था। उसी उपलक्ष्य में उसने क्या किया? हुमायूं को पराजित करने के लिए हुमायूं के साथ युद्ध किया, चौसा का युद्ध किया। और कर्मनाशा नदी किनारे पड़ता है चौसा, और चौसा पड़ता है बक्सर, बिहार के बक्सर में, और इधर गंगा नदी और इधर कर्मनाशा नदी। बक्सर जो पड़ेगा, बिहार जब नक्शे पे आएंगे तो ये बक्सर पड़ेगा, और यहाँ गंगा नदी और कर्मनाशा नदी के बीच में ये चौसा जगह है। चौसा का युद्ध होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित कर दिया जाता है, और हुमायूं क्या करता है? छोड़ के भाग, ये बंगाल से जीत के आ रहा था, बंगाल आक्रमण करके आ रहा था हुमायूं। उसी समय शेरशाह सूरी ने बिहार के आसपास जो चौसा पड़ता, बिहार में ही है, बक्सर में आक्रमण कर देता है। दोनों की टकराहट होती है, शेरशाह जीत जाता है, और इसमें हुमायूं घायल होता है, और जब घायल होता है उसके बाद गंगा नदी को पार करने की कोशिश करता है। उसी में एक भिस्ती था, भिस्ती, निजाम नामक एक भिस्ती था, उसको पार कराता है चुपचाप गंगा नदी, हाँ, और लेके आता है दिल्ली की तरफ। तो उसको एक दिन कहीं कहीं मिलता है एक दिन, कहीं कहीं मिलता है आधे दिन के लिए बादशाह की गद्दी बैठाया और कहा चमड़े का सिक्का चलाओ तुम्हारे से। आधा दिन में क्या चलाएगा? चांदी तो ढल नहीं सकता। तो चमड़े के सिक्के पे बादशाह नामक पाली देकर उसको आधे दिन का बादशाह बना दिया। निजाम नामक भिस्ती। पूछा गया प्रश्न था बहुत पहले, अभी नहीं पूछता है अब। इसके बाद शेरशाह माना नहीं, फिर दिल्ली गद्दी पर आ गया। तो 1540 ईस्वी में, 17 मई 1540 ईस्वी में दोनों ने अपने शक्ति का विस्तार किया, और 40 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में फिर दोनों आपस में टकराहट हुआ, और इसमें हुमायूं फिर पराजित हुआ। और हुमायूं वहां से निकल के दिल्ली की तरफ आ रहा था, और शेरशाह उसका पीछा लगातार कर रहा था। पहले आगरा आया, फिर दिल्ली आया, फिर नहीं माना तो उसका पीछा करते करते ये कमरान काबुल के बेल्ट में गया। वहां कमरान ने सहयोग नहीं किया, और ये भागते भागते ईरान चला गया, जहां वो निर्वासित जीवन व्यतीत किया है लगभग 5 से 10 साल। यानी 1540 से 55 ईस्वी में हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत किया है, और ईरान में ही रहेगा तो अकबर का जन्म नहीं होगा। 1500 और क्या किया भाई उसी बीच है। अब 40 से पहले घटना सुन लेते हैं। 1535-36 में गुजरात का जो है बहादुर शासक था, गुजरात में पढ़ाएंगे, मालवा शासक गुजरात वाला बहादुर शाह था, और उसके साथ संघर्ष हुआ। इसमें हुमायूं की जीत हुई थी। हाँ, उसके बाद है फिर 1537 में पुनः चुनार पर विजय प्राप्त किया। किसने? ये हुमायूं ने। फिर यही देखिए 43 में इसने ईरान में शाह तसमास के दरबार में पहुंचा। ये भागते 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 जब काबुल से कंधार से वो किया, उसका भाई बाहर भगाया, तो ये पहुंच गया 3 वर्ष में घूमते फिरते पहुंच गया ईरान, और ईरान में शाह तसमास के दरबार में ये समय व्यतीत किया अपना।
फिर 1545 में हुमायूं ने वापस आना शुरू किया, शक्ति का विस्तार किया, कुछ सात आसमान से शक्ति लिया और धीरे धीरे करके वो इंडिया की तरफ आया। क्योंकि उसको कमी खल रहा था कि भाई हम एक सत्ता के मालिक, सत्ता के बादशाह, और हम यहाँ छुपे हुए हैं, चलो हम अब करते हैं। और 1545 में आया और कमरान, काबुल कंधार और बेल्ट पे कमरान जो शासन था पंजाब का बेल्ट पे, कमरान से कंधार जीता, अपने भाई से लड़ाई किया और कंधार जीत लिया इसने। फिर 1555 ईस्वी में 15 मई 1555 ईस्वी में मछुआरा का युद्ध किया और इसमें भी हुमायूं विजयी हुआ। और 22 जून 1555 ईस्वी को ये सरहिंद का युद्ध किया और इसमें शेर शाह सूरी के वंशज जो थे, सिकंदर सूर आक्रमण कर रहे थे, तो सिकंदर सूर जो है को पराजित किया और इसी के साथ ही अफगान शासन की सत्ता की समाप्ति। इस बार अफगान सत्ता नहीं दिखेंगे इंडिया में। फिर उसने क्या किया, जब अफगान सत्ता को हरा दिया, सिकंदर सूर को हरा दिया, तो फिर वो दिल्ली में आए और दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिए जुलाई 1555 ईस्वी में। यानी दिल्ली की गद्दी दोबारा प्राप्त हो गई मुगलों को, यानी हुमायूं को प्राप्त हो गई। अभी देखिए हुमायूं की मृत्यु जो होती है वो कब होती है, 20 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। यानी कहाँ, अब सोचिए कि जुलाई में ये सत्ता प्राप्त किया, दिल्ली की गद्दी, और 6 मंथ में लगा ना, 20 जनवरी, मतलब 6 मंथ में ये इनकी मृत्यु हो जाती है। ये दुर्भाग्य ही पूर्ण तो कहेंगे बात। इसीलिए लेनपुल ने इनके बारे में कहा है, क्या कहा है देखिए यहाँ पे, लेनपुल ने इनके बारे में कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। कैसे देखिए, क्योंकि ये मरा कैसे, तो शेर मंडल यानी दिनपनामे नामक एक पुस्तकालय था, दिनपनामे शेर मंडल नामक पुस्तकालय था, उसी के सीढ़ियों के गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। यानी जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लास्ट में सीढ़ियों से गिरा, लड़खड़ाते हुए मर गया। इसीलिए लेनपुल इनके बारे में कहा है। इतिहास का हुमायूं और भाई हुमायूं में ज्योतिष में विश्वास करता था। ज्योतिष में विश्वास करने का अर्थ यह हुआ कि हर दिन हर कलर के कपड़े पहनता था ज्योतिष के हिसाब से। उसके बाद दिल्ली में मीना बाजार लगवाने की प्रथा जो शुरू की वो हुमायूं शुरू की थी, मीना बाजार प्रथा। उसके बाद स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक भी हुआ कौन, हुमायूं हुआ। एक हुमायूंनामा पुस्तक है, हुमायूंनामा, जो गुलबदन बेगम लेखिका है, ये राइटर, मतलब लेखिका क्या, गुलबदन बेगम जो है, इन्होंने लिखा, हुमायूंनामा पुस्तक लिखा है। एक कानून हुमायूनी पुस्तक है जिसके राइटर जो है, राइटर कौन है, वो ख्वांदा मीर है। राइटर कौन है, ख्वांद मीर बोलते हैं, कहीं ख्वांदा मीर बोलते हैं राइटर्स को। अब इनके मकबरे का निर्माण, अभी जो फर्स्ट पेज पे हमने देखा था, एक मिनट आ जाइए आप, पीछे हो जाइए थोड़ा सा, ये हुमायूं टॉम्ब भी तो है। यानी हुमायूं के मकबरे का निर्माण कौन किया था, मकबरे का निर्माण दिल्ली में किसने कराया था, वह पत्नी हाजी बेगम, इनकी वाइफ जो थी हाजी बेगम, उनके द्वारा हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया गया था। और मकबरा बनाने की प्रथा शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। श्वेत संगमरमर से निर्मित है, जाइए कभी देखिए मकबरे को, तो उसके डिजाइन, आर्ट एंड कल्चर के बारे में पता चलेगा। और पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग बनने वाला मकबरा यही हुआ। दोहरे गुंबद का युग तो किए थे लोधी के लोग ने, दोहरे गुंबद वाला मकबरा जो हुआ वो हुआ हुमायूं टॉम्ब। और लेनपुल इतिहासकार क्या कहता है, जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दिया। ये रहा हुमायूं के बारे में। कुछ प्रश्न देख लीजिए। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। इनके भाई का नाम था कमरान, अस्करी और हिंदाल, यानी उस्मान नहीं था इनके भाई का नाम। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के क्रम के हिसाब से समझाइए इसको। और जैसे चौसा युद्ध 1539, देवरा 1531,
कन्नौज जो है 1540 और सरहिंद लास्ट में 1555 में लड़ा था। क्रम देख लीजिए, कौन पहले होगा देवरा का युद्ध, दूसरा होगा चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, फिर सरहिंद का युद्ध। ये क्रम हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? वो हुमायूं और शेरशाह के बीच में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। और कन्नौज जो है यूपी में इत्र उद्योग के लिए बहुत फेमस है, इत्र उद्योग के लिए फेमस है कन्नौज। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? चुनार दुर्ग पे 1531 में, बताया नहीं 1532 में। एक मिनट देख ही लीजिए पीछे चल के एक बार। चुनार दुर्ग पे जो आक्रमण किया था वो 1532 ईस्वी में, और 37 में दोबारा जीतेगा ये चांद पे, सॉरी इसके लिए। और ये जो है जीतेगा कब? 1532 में, और पुनः विजय करेगा 1537 ईस्वी में। चलिए, इतना प्रश्न बने हैं हुमायूं से। हुमायूं से प्रश्न बनते हैं उसके चार युद्ध, चौसा युद्ध, बिलग्राम युद्ध, देवरा युद्ध, दोराई युद्ध जो है पूछते हैं। हुमायूं टॉम्ब का निर्माण किसने किया? गुलबदन बेगम जो किताब की राइटर कौन है? ये सब है सवाल पूछे जाते हैं। इसी के साथ ही ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत साथियों।